हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज से हम अपनी पेपर 2 यानी कि सीटेट पेपर 2 के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी की क्लास। तो ये हमारी आज की एसएसटी की पहली क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एसएसटी के सभी PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वह भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो आपका पिछले ही जो सेशन है उसमें पूछा गया है और पेपर है हमारा जुलाई 2024 का, यानी अभी लास्ट ईयर हुए पेपर में ही आपका जो सेट है वही आज लेकर के आई हूँ। तो आज हम अपना पेपर सॉल्व करेंगे, 60 क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे आपके कितने सही हो रहे हैं। पहला सेट है, आप परेशान नहीं होइएगा, आसानी से इत्मीनान तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर चैनल से नए हैं तो लगातार सेशन के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और स्टार्टिंग में ही मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम एसएसटी को फटाफट से शुरू किया जाए। तो उसमें नाम आता है सबसे पहले नीरज भास्कर जी हैं, सुनीता चक्रवर्ती हैं, सिद्धेश वर्मा हैं, रूपाली यादव हैं। तो इन लोगों की कमेंट्स पर कि मैम फटाफट से एसएसटी शुरू कीजिए, जल्दी एसएसटी शुरू कीजिए, तो आपके लिए आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एसएसटी में जो हमारा पहला प्रश्न है वह दिया गया है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। विकल्प है 1 नारंगी से, विकल्प 2 भूरा से, विकल्प 3 हरा से, विकल्प 4 पीला से। तो यदि दक्कन के पठार की बात करें तो इसे भौतिक मानचित्र में किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो पीले रंग से दर्शाया जाएगा। विकल्प संख्या 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प ए है मल्च बनाना, 2 है अतिचराई, 3 है वेदिका फार्म और 4 है बीज की फसल उगाई। तो अब इनमें से किन किन तरीकों का उपयोग करके आप मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो विकल्प हैं केवल ABC सही है, विकल्प 2 है ACD सही है, विकल्प 3 है ABD सही है और विकल्प 4 है BCD सही है। तो आपको क्या करना है, मृदा अपरदन को कम करना है। मृदा अपरदन के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी ये मिट्टी की परत है। इस मिट्टी की परत को आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से काटते हुए चले जा रहे हैं, यानी कि क्षरण कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, घिस रहे हैं। तो ये मृदा अपरदन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि पशुओं की चराई से मृदा का अपरदन होता है, साथ ही साथ पानी के बहाव से मृदा का अपरदन होता है, और आपका क्या होता है, पौधों के टूटने से और काटने से भी मृदा का अपरदन होता है। तो कई प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। हवा तेजी से यदि आती है तो भी मृदा का अपरदन होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसके नियंत्रण की बात करें तो जो हमारा विकल्प सही होगा वह हमारा सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 2, यानी कि केवल ACD और सही दिए गए हैं, क्योंकि जो अति चराई है यह मृदा अपरदन को बढ़ाएगी, ना कि रोकने का कार्य करेगी। तो हमें बस ये देखना था कि बी ऑप्शन मेरा किस में नहीं आ रहा है। तो बी ए में भी दिया था और आपका 3 में भी दिया था, 4 में भी दिया था, लेकिन 2 विकल्प में आपका बी नहीं दिया गया था। इसी प्रकार आप अपने जो आने वाले और प्रश्न हैं उनका भी आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो विकल्प को लेकर के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 2 3 सही है, 3 4 सही है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर आपको इत्मीनान तरीके से अपने उत्तर का चयन करना है। अगला है पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प ए है आपके सामने, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी जो पृथ्वी है वह अपने ही अक्ष पर यदि घूम रही है तो वह क्या कहलाएगा, घूर्णन कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है और अपनी कक्षा की जो सतह है उससे वह 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब विकल्प है आपके सामने, केवल ए सही है, दूसरा है केवल बी सही है, तीसरा ए बी सही है और चौथा है ए तथा बी दोनों गलत है। तो यदि हम इस विकल्प की और प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि केवल एक सही है, क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष है, जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है उसे हम घूर्णन कहते हैं। वहीं अगर पृथ्वी किसी की परिक्रमा लगा रही है,
मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ऐसे पृथ्वी जा जाके सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो ये उसका परिक्रमण काल कहलाता है। और जब वह अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन काल कहते हैं। और इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और जिससे क्या होते हैं, तो दिन और रात होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और इस गति के कारण क्या होता है, मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो किन सरदारों को वतन जागीर दिया था, थोड़ा सा तो टिपिकल है। देखिए एसएसटी इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ यकीन मानिए अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी और आसानी से 60 में से बहुत ज़्यादा नहीं तो 40 तो आराम से कर ही लेंगे। तो आपका ऑप्शन है सिखों को वतन जागीर दिया था, बी है मराठों को दिया था, सी है सिसोदिया राजपूतों को दिया था, या डी है मुसलमानों को दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपकी सही हो जाएगी 3, यानी कि सिसोदिया राजपूतों को अकबर के द्वारा वतन जागीर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। कहा गया है ए तथा बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प यानी कि जो कथन है वह है कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। कथन 2 है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प ए और बी दोनों सही है, दूसरा है ए और बी दोनों गलत है, तीसरा है ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी, यानी कि ए गलत दिया गया है लेकिन बी सही दिया गया है। देखिए कंपनी ने दावा किया था कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये कथन कैसा है आपका गलत है। जबकि उसने ऐसा दिखाया कि हम क्या हैं, सर्वोच्च हैं, हमारे ही नीचे सभी राजा महाराजे रजवाड़े कार्य करेंगे। तो ये कथन आपका कैसा है, गलत है। बाकी अपने हितों के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करते थे, साथ ही साथ उनको अधिग्रहण करने की धमकी भी देते थे और यह अधिकार कंपनी अपने पास मानती भी थी, यानी कि वह मानती थी कि मैं सर्वोच्च हूँ। और ऊपर कथन में क्या कहा गया है कि मैं सर्वोच्च नहीं हूँ, तो इसीलिए आपका ऊपर वाला गलत हो जाएगा और बी कथन क्या होगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अब आपको कुछ इस तरीके से मिलान करना होगा स्तंभ ए और स्तंभ बी को। यहाँ संकल्पनाएं दी गई हैं और इधर उनसे संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। तो भेदभाव किससे संबंधित है, असमानता, रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा। और इधर आपकी जो स्तंभ में उदाहरण है वह समान कार्य के लिए अलग वेतन, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। तो अब अगर हम इसको मिलान करें तो हम देखते हैं कि हम यह पाते हैं कि यहाँ पर आपका सही क्या होगा कि जो भेदभाव है, भेदभाव के अंतर्गत आ जाएगा कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं प्रेगनेंसी में भी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, बशर्ते उन्हें काम पर यानी कि जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ असमानता की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है कि समान कार्य के लिए अलग वेतन। जबकि यहीं पर अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारा आ जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आर्टिकल अगर 39 की बात करें तो जिसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ भेदभाव हो जाएगा आपका 3 से, असमानता हो जाएगी फर्स्ट से, रूढ़वादिता क्या है, तो रूढ़वादी धारणा यह है कि कहा गया है कि लड़कियां क्या हैं, खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। वही पूर्व धारणा यह है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं। तो विकल्प संख्या 4 ही आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी हल्के भी पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है सभी आपको कठिन ही मिलेंगे। तो आपको धैर्य बना करके पेपर को सॉल्व करना है। दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन है आपके सामने, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। कथन आर है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। अब आपके सामने जो विकल्प है वह है विकल्प 1, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प 3 है, ए सही है तथा आर गलत है। विकल्प 4 है, ए तथा आर दोनों
गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। जो भी स्थान ग्रीनविच समय के कैसे होगा, तो पश्चिम में होगा। यदि कोई भी पश्चिम में है तो वह समय कैसे होगा, माइनस यानी कि पीछे होगा, और अगर कोई स्थान पूर्व में है तो वह समय प्लस यानी कि बढ़ करके दिखाया जाएगा। वहीं अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जाए, यह जो है वह पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो याद रखेंगे पृथ्वी की जो गति है वह क्या है, वह पूर्व से पश्चिम ना होकर के पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो विकल्प जो आपका कथन था वह दूसरा गलत दिया गया था, जबकि पहला पूरी तरीके से ठीक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। यानी कि आधार कैसा है, काफ़ी बड़ा है, और चोटी कैसी है, एकदम से पतली है। तो ये आपका कैसा पिरामिड है और यह क्या दर्शा रहा है। विकल्प यानी कि कथन है आपके सामने, ए उच्च जन्म दर, दूसरा है वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तीसरा है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, और चौथा है शिशुओं में मृत्यु दर की अधिक संख्या। अब विकल्प आपको चयन करना है, विकल्प चयन करना है। विकल्प 1 में है ए तथा बी सही है, विकल्प 2 है ए बी सी सही है, विकल्प 3 है बी सी डी सही है, और विकल्प 4 है ए सी डी सही है। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है कि चोटी जिसकी पतली होगी और आधार सिरा जिसका चौड़ा होगा, वह आपका किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, वह आपका कहलाएगा विकल्प संख्या 2 यानी कि केवल ए बी सी सही है। उसमें उच्च दर यानी कि जो जन्म है उसकी दर कैसी होगी, उच्च होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जन्म ले रहे हैं। तो आधार कैसा है, बड़ा है, चौड़ा है, फैलावदार है। वहीं बी की बात करें तो वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, और वहीं अगर हम सी की बात करें तो तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, बल्कि शिशुओं की मृत्यु दर यहाँ पर नहीं दर्शाई गई। तो विकल्प डी आपको नहीं देखना है, ए बी सी आपके तीनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, अब इनसे क्या क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। तो कौन परिवर्तित हो जाती हैं, मिल जाएगा आपका फर्स्ट से, यानी कि सी का आपका पहला सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी का पहला में कहाँ दिया गया है। तो विकल्प 1 में नहीं दिया गया है, विकल्प 2 में दिया गया है, 3 में नहीं दिया गया है, 4 में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यदि आप एक भी सही तरीके से मिलान कर पाते हैं, तो एक भी यदि आपने सही से मिलान कर लिया तो आपका पूरा का पूरा उत्तर सही हो जाएगा, आपको बाकी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि कायांतरित से हो जाएगा आपका उच्च ताप एवं दाब के कारण ये शैलें परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं अवसादी की अगर बात करें तो अवसादी का हो जाएगा कि हवा, जल और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर ये जमा कर दिए जाते हैं, जिन्हें अवसादी कहते हैं। जैसे मिट्टी द्वारा बहाकर लाए गए जो कंकरील, पत्थर इत्यादि चीज़ें होती हैं, वे क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें। आग्नेय की बात की जाए तो ये कई समय तक पृथ्वी के नीचे द्रवित जो मैग्मा है जमा रहता है, वह ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या भूकंप के द्वारा या किसी अन्य कारणों के द्वारा पृथ्वी से निकल करके जब बाहर आता है, वह मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे आग्नेय शैल कहते है। तो तीनों की उत्पत्ति समझ लीजिए। आग्नेय शैल कैसे बनेगी, द्रवित मैग्मा से, यानी कि अंदर का लावा निकल करके जब बाहर आएगा और काफ़ी दिनों तक बड़े बड़े ठंडा हो जाएगा तो ये एक चट्टान की तरह जम जाएगा, जिसमें काफ़ी भू रासायनिक क्रियाएं होंगी और यह आग्नेय शैल का निर्माण करेगा। अवसादी शैल वो होती हैं कि जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, बहाव के द्वारा किसी भी तरीके से कंकड़ पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमा हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। साथ ही साथ ये बहाव के साथ ही क्या होती हैं कि कहीं पर जंगलों में आग लग जाती है, कई वर्षों तक जंगल एक जगह पर दब जाते हैं, तो उनके बाद क्या होता है, अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। अब यही चट्टानें जब उच्च ताप या दाब के कारण इनमें जो परिवर्तन होता है, पिघलन होता है, विस्फोटन होता है, उससे क्या होता है, कायांतरित जो शैल हैं उनका निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 40 कहा गया है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विकल्प है आपका, आप देखिए, अमेजन वर्षा वन ये आपके पृथ्वी के फेफड़े भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन होता है। बात करते हैं, विकल्प आपका एक है कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नरम जलवायु रहती है, नम जलवायु रहती है। और दूसरा कथन है यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। तीसरा कथन है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। चौथा कथन है बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर गर्म होगी जलवायु और नम होगी तो कर्तन व दहन कृषि है और लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, साथ ही साथ यहाँ हेलीकॉप्टर या जहाज़ों से जाते हैं। तो शॉर्ट में हम इनको समझ लेते हैं। अब सही विकल्प आपका चुनना है। विकल्प 1 है ए बी सी सही
सही है, विकल्प 2 है बी सी डी सही है, विकल्प 3 है ए सी डी सही है, विकल्प 4 है ए बी डी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि कथन ए बी डी सही दिया गया है। कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए बी और डी। सॉल्व करने से ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए व्याख्या को समझना, क्योंकि प्रश्न इससे ही इर्द गिर्द घूमता हुआ बनेगा, ना कि यही बनेगा। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं नो डाउट, बट आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा। तो ए बी डी सही दिए गए हैं, यानी कि अमेज इन्वेशन के बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो जलवायु होगी नम रहेगी और पूरे वर्ष भर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। अब गर्मी होगी तो वर्षा भी होगी, और वर्षा होगी तो जलवायु में नमी रहेगी, सीधी सी बात है। बी की बात करें तो यहाँ लोग कर्तन व धैन कृषि करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर और जहाज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग मुख्यतः धान नहीं उगाते हैं। तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 1 to 5 में भी हम लद्दाख के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर भी आप अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन है आपके सामने, लद्दाख से होकर के बहुत सी नदियाँ बहती हैं। कथन दूसरा है, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। तीसरा कथन है, हिमालय की वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। और चौथा कथन है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती हैं और तेज जलाने वाले ताप का अनुभव भी होता है। तो अब कथन आपको चुनने हैं कौन से सही हैं। तो विकल्प 1 है ए बी सही है केवल, विकल्प 2 है केवल ए बी सी सही है, विकल्प 3 है केवल बी सी डी सही है, और विकल्प 4 है केवल ए बी डी सही है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो विकल्प संख्या 4 आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, यानी कि ए बी डी सही है। लद्दाख से होकर के बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ भी, कई सारी नदियाँ छोटी छोटी निकलती हैं, बहती हैं। साथ ही साथ यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण अत्यधिक जलवायु ठंडी भी होती है, और लद्दाख आपका ठंडा प्रदेश है। और हमने 1 to 5 में पढ़ा था कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान बनाए जाते हैं, जिसमें नीचे के क्षेत्र में क्या होता है कि जानवरों को बांधा जाता है और अपने ज़रूरत के सामानों को रखा जाता है। और इसके बाद डी भी आपका सही हो जाएगा कि बर्फीली तेज हवाएं चलती हैं, और यह हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं है। सी कथन आपका कैसा होगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और प्रश्न संख्या 42 में आपसे कहा गया है कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बिल्कुल पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1885 में। किसके द्वारा की गई थी, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, और इसे डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे आरंभिक वर्षों में। अब कथन क्या होंगे। कथन 1 है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। दूसरा कथन है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। बिल्कुल ठीक है। अगला तीसरा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। और चौथा है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो आरंभिक वर्षों में इसके जो आर्थिक मुद्दे हैं वह भी उठाए गए थे। उनमें जो मुद्दे उठाए गए थे, अब आपको चुनना है कि केवल 1 2 सही है, दूसरा है 2 और 3 सही है, तीसरा है 1 2 3 सही है, चौथा है 1 2 4 सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि 1 2 और 3 सही है। क्या सही है, 1 2 और 3 सही है। यानी कि ऐसा कहना था कि कांग्रेस के कारण ही कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटिश की वजह से ही भारत में क्या हो रहा है, अकाल गरीबी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने फौजी जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय सैनिक फौज में भर्ती हो रहे हैं, उनके खर्चों में ऐसी कटौती की जाए कि उन्हें जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें दी जाएं, उसी रुपए को क्या किया जाए, उससे उनका लगान कम किया जाए। सिंचाई के लिए अनुदान की भी मांग की गई थी, लेकिन मनोरंजन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी। तो विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और प्रश्न है अगला कि 43, और जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो अशोक के बारे में 13वें शिलालेख में इसने कहा था कि धम्म को अपना लेना चाहिए। साथ ही साथ इसने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 13वें शिलालेख में इसके हृदय परिवर्तन की बात कही जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नो डाउट जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो धम्म के विषय में इसने क्या कहा था
कथन एक है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। कथन दूसरा है, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। कथन तीसरा है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। और चौथा है, लोगों ने धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। यानी कि आप जाइए और लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीजिए। ऐसा करने के साथ ही साथ इसने अपनी पुत्री सिंघमित्रा और साथ ही साथ अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। ये कथन भी आपसे अगली बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको चयन करना है, विकल्प ए बी सी डी सभी सही हैं, केवल ए बी सही है, तीसरा है बी सी सही है और चौथा है केवल ए बी सी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4। क्या सही हो जाएगा? विकल्प संख्या 4 आपका सही हो जाएगा। ए बी सी सही है। क्या सही हो जाएगा? ए बी सी सही है। यानी कि इसमें किसी देवता की पूजा की बात नहीं की गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म आया ही इसीलिए था उन लोगों के लिए जो कि पूजा पाठ कर्मकांड से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे। इसमें कर्मकांड बलि की आवश्यकता नहीं थी, ये भी बात ठीक है। बुद्ध के विचारों से प्रेरित था, ये भी ठीक है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो ऐसा सही नहीं है, इसने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी। और ऐसा अगर है भी तो क्या है कि ऐसा आपके धम्म के विषय में नहीं कहा गया और इसने किसी लोगों की नियुक्ति नहीं की, बल्कि अपने ही लोगों को नियुक्त किया, वो कोई बौद्ध भिक्षु नहीं थे। अगला अगर हम कहें, और अगला प्रश्न है आपके लिए 44 नंबर की, कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में हैं। तो कथन पहला है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। दूसरा है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक गुरु में नहीं, बल्कि जितने भी गुरु हैं सभी लोग सभी गुरुओं में अपना अपना विश्वास रखें। तो विकल्प आपको चुनने हैं, ए और बी दोनों सही हैं। दूसरा है ए बी दोनों गलत है। तीसरा है ए सही है लेकिन बी गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो 44 नंबर की बात करें तो यहाँ पर कथन आपका सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि ए सही है लेकिन बी गलत है। इन्होंने ये कहा कि सारी जो दुनिया की इंसान की जातियां हैं वो सभी एक ही मानव जाति के अंतर्गत आती हैं और ये जातिवाद का घोर विरोध करने वाले व्यक्ति रहे हैं। और दूसरा इनके द्वारा कहा गया कथन नहीं है। तो विकल्प एक ही आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपकी कौन सी है? 45। और 45 में कहा गया है कि अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अतीत में जो कुछ व्यक्ति या वस्तु से संबंधित विशेष शब्द प्रयोग किए जाते थे उनके बारे में आपको बताना है। जैसे बेरी गाजा किसे कहते थे, श्रेणी किसे कहते, एरेटाइन पात्र किसे कहते थे या गृहपति किसे कहते थे। तो चलिए अब हम इसका फटाफट से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, बेरी गाजा जो कहा जाता था वह कहा जाता था आपके भरूच को। किसको कहा जाता था? भरूच को। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता था, तो वे शिल्पकार तथा व्यापारी जिनका एक संघ होता था। तो व्यापारियों के समूह को हम जो दूर दूर तक व्यापारी जाते थे उन्हें सिंधु सभ्यता में पड़ी भी कहते थे। क्या कहते थे? पड़ी। इस शब्दों को भी याद रखेंगे। तो सिंधु सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। वहीं इन्हें और अगर बात करें अन्य अर्थ में तो श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था और वह जाना जाता था शिल्पकारियों तथा व्यापारियों के संघ को। एरेटाइन पात्र की बात की जाए तो ये एक मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन होते थे। लाल चमकदार, इस शब्द को याद रखेंगे। हो सकता है अगली बार वे बदल दें और कह दें कि एरेटाइन पात्र है निम्नलिखित में से भूरे रंग का बर्तन, काले रंग का बर्तन, धूसर रंग का बर्तन, लाल रंग का चमकदार बर्तन। तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का चमकदार बर्तन। और गृहपति किसे कहा जाता था? स्वतंत्र कृषक को। तो वह कृषक जो अपनी जो कृषि है स्वतंत्र रूप से कर रहा है उसे गृहपति कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका जो इस प्रकार विकल्प सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर, जिसमें कहा गया है कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। यानी कि वायुमंडल के जो आपकी परत है, स्तर है, उनमें सबसे पतली परत किसकी होती है? विकल्प 1 है वायुमंडल की, विकल्प 2 है बहिर्मंडल की, विकल्प 3 है समताप मंडल की, विकल्प 4 है मध्यमंडल की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल की परत सबसे पतली होती है। समताप मंडल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या हो रहा है कि परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पूरी तरीके से आ पा रही हैं, सीधे आ पा रही हैं, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किसकी,
मध्य मंडल की, तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा मंडल है जहाँ पर आकर के उल्कापिंड क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो मध्य मंडल में आने पर उल्कापिंड क्या होते हैं, जल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विविधता में एकता मुहावरे किसने दिया। तो विविधता में एकता यानी कि यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो विकल्प 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प 2 है मोहनदास करमचंद गांधी, विकल्प 3 है सुभाष चंद्र बोस और विकल्प 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विविधता में एकता जो मुहावरा है, या साथ ही साथ हम बात करें कि ये एक पूरा चैप्टर आता है। आपने 12th क्लास में शायद ही पढ़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, विविधता में एकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 12वीं सदी में मंदिर निर्माण में प्रयुक्त किए गए शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही क्या है। तो मंदिर निर्माण 12वीं सदी में जब हुआ तो उसमें शिल्पकाल जो शिल्प वैज्ञानिकों ने जो जो चीज़ें की उनके बारे में आपको बताना है। कथन 1 है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, यानी कि जो भी आपके मंदिर बनते थे तो उनका जो शिखर होता था, इस प्रकार से जो शिखर होता था उनका जो भार होता था वह किस पर डाल दिया जाता था, अधिरचना का भार, यानी कि जो भी ये चीज़ें नीचे बनी हुई हैं इनका जो पूरा भार है ये कौन साधे हुए है, किसके ऊपर टिका हुआ है, तो वह शिखरों पर टिका हुआ है। अगला अगर हम बात करते हैं कथन ये क्या कह रहा है कि निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। अब आपको विकल्प चुनना है, केवल ए सही है, विकल्प 2 है केवल बी सही है, विकल्प 3 है ए बी दोनों सही है, विकल्प 4 है ए और बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प संख्या 4, यानी कि ए और बी दोनों सही नहीं है। अधिरचना का भार शिखरों पर नहीं डाला जाता था, बल्कि शिखर का भार अधिरचना पर रहेगा। शिखर का भार कहाँ रहेगा, अधिरचना पर। निर्माण में बलुआ पत्थर व छोटे टुकड़ों का मिश्रण तेजी से प्रयोग होने लगा था, ये कथन भी आपका कैसा है, गलत दिया गया है। तो इसके दोनों ही कथन आपके गलत दिए गए थे। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं आपको चुनना है। तो विकल्प 1 है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ग्राम भोजक के पद पर। विकल्प 2 है इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। विकल्प 3 है ग्राम का कर वसूलने का काम राजा अक्सर ग्राम भोजक को ही सौंपा करते थे। विकल्प 4 है ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, यही कथन आपका गलत दिया गया है, यही आपका सही नहीं है। बाकी तीनों काम क्या थे, इनके द्वारा किए जाते थे, यानी कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे, कर वसूलने का काम इन्हीं का होता था, लेकिन ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु में पैदा होती है, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में पैदा होती है। अब विकल्प आपको चुनने होंगे कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए और ना ही बी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ना तो ए और ना ही बी सही दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। विकल्प है आपके सामने स्वतंत्रता के समय केवल 1947 और 48 के आसपास। विकल्प 2 है 1947, 48 और 56 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। विकल्प 3 है 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। विकल्प 4 है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि 1947, 48 और 56 के बीच में जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली तब भूतपूर्व श्रेणी क्या थी, रियासतें लागू थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर और इसमें कहा गया है कि 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि, यानी अगर हम पूर्व समय की बात करें औपनिवेशिक काल भारत की, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं उन्हें घर में ही पढ़ाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था। कथन 1 है वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। कथन दूसरा है लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। ऐसा तो लोग खैर आज भी मानते हैं। विकल्प जो कथन तीसरा है कि लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, कि हमारी लड़की पढ़ रही है या कितना पढ़ रही है, इस चीज़ को छिपाना चाहते थे। अब जो आपके सामने विकल्प हैं जिनमें से आपको उत्तर का चयन करना होगा वह विकल्प इस प्रकार है कि
पहला दिया गया है ए और बी सही है, दूसरा है ए सी सही है, तीसरा है बी सी सही है और चौथा है ए बी सी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि ए और बी। 1 सेकेंड 52 नंबर का आपका फर्स्ट ही सही होगा कि विकल्प संख्या ए और बी सही दी गई है, यानी कि लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी सीख सकेंगी और वे बाहर जाएंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए, ये डर इंसान के मन में बैठा रहता था। इस वजह से वे लड़कियों को घर में ही पढ़ाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कैसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक थे या था, यानी कि आपके केसरी नामक जो पत्र है वह किसके द्वारा संपादित किया गया। विकल्प 1 है ज्योतिबा राव फूले, विकल्प 2 है बाल गंगाधर तिलक, विकल्प 3 है महात्मा गांधी, विकल्प 4 है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन सही हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मांडले जेल में बैठ करके ये रचना की थी। केसरी और मराठा नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। याद रखेंगे केसरी की अगर भाषा पूछी जाए और मराठा की अगर भाषा पूछी जाए तो जो मराठा है वह आपकी लिखी गई थी किस में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पत्रिका थी। वहीं अगर हम बात करते हैं केसरी की तो केसरी आपकी मराठा भाषा में लिखी गई थी। तो ये दोनों की भाषाएं भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसी जो रचनाएं हैं की हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के मंडल और विशेषताएं। अब देखिए कुछ आपके पृथ्वी के मंडल दिए गए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल है। तो जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैव में आपके क्या आ जाते हैं? सभी पेड़ पौधे और जीवित जंतु इत्यादि मनुष्य, सभी चीजें किस में आएंगी? जैव मंडल में आएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आ रहा है आपका स्थल मंडल। तो पादप जीव जंतु नहीं, चट्टाने खनिज, तो ये आपका चट्टानों खनिज से मिल जाएगा स्थल मंडल। तो आपका पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और पहले का दूसरा आपका सिर्फ विकल्प संख्या 2 में दिया गया है, तो बाकी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो चलिए आगे के भी हम लगातार से मिला लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वहाँ भी कम समय में एक जो आपको सटीक चीज़ आ रही है उसको एलिमिनेट कीजिए। फिर उसके बाद आप नीचे देखिए कि उस टाइप का विकल्प आपको दूसरे किसी विकल्प में दिख रहा है तो आपको आगे के दूसरे कथन को भी मिलाना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो एक ही बार में आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, आगे के मिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो हम चारों को मिला करके देख लेते हैं। तो स्थल मंडल में आपके चट्टाने खनिज इत्यादि आ जाएंगे, इनसे बनेगा। जल मंडल की हम बात करें तो जल मंडल में आ जाएगा हमारा जल के विभिन्न स्रोत आ जाएंगे, जैसे नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब है और आपके समुद्र है, सागर है, ये सभी आ जाएंगे। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल के अंतर्गत आपका वायु की पतली जो परतें हैं वह आ जाएंगी। और वहीं जैव मंडल में आपके पादप एवं जीव जंतु दोनों ही आ जाएंगे। जैव मंडल किससे मिलकर के बना है? तो पादप एवं जीव जंतु दोनों से मिलकर के जैव मंडल का निर्माण हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथनों 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में हैं। यानी 19वीं शताब्दी में जो लोग चमड़े का काम करते थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा विकल्प सही दिया गया है। पहला कथन है पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। कथन दूसरा है सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। विकल्प आपको चयन करने हैं केवल ए बी दोनों सही हैं, दूसरा है ए बी दोनों गलत हैं, तीसरा है ए सही है लेकिन बी गलत है और चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए सही है लेकिन बी गलत है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना में जूतों की जबरदस्त मांग बढ़ गई थी, ये तो सही है, लेकिन सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, ऐसा कथन आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो मुगल राजस्व व्यवस्था। और वहीं अगर हम बात करें कि नगद वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की गई थी। साथ ही साथ जो कम तौलता था उसके शरीर से मांस भी काट लेने का आदेश दिया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसके द्वारा लागू की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहीं अगर अब मुगल प्रशासन में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर की बात करें तो इसमें जो फसल के लिए राजस्व की अलग अलग दर सूची बनाई गई थी उसे जागीर कहते थे, जब्त कहते थे, जात कहते थे या इक्ता कहते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि उन्हें जब्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री
पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये समय क्या होगा घटेगा, और पूर्व की ओर जाएंगे तो ये समय क्या होगा बढ़ेगा। तो आपको नियत समय दिया गया है, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे और जब आप इसका राइट आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा विकल्प 3, यानी कि क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे कार्यालय खुलेंगे। कहाँ कहाँ पर खुलेंगे, तो चेन्नई में खुलेंगे आपके 8:50 पर, और वहीं ईटानगर में खुलेंगे 9:41 पर। कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दिया है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो अगर आप बढ़ा रहे हैं 9 बजे से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आपको प्लस करना है उतने ही मिनट, और अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो आपको उतने ही मिनट कम कर देने हैं। डिग्री से मल्टीप्लाई करके आप मिनट निकाल सकते हैं। जितने डिग्री है उसमें आप मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ऐसे कानून पारित किए गए हैं, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी यानी कि क्रेच सुविधाएं अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या यक्स से अधिक है। तो क्रेच सुविधा जान लीजिए कि जो बच्चे शैशवावस्था में होते हैं और जिन्हें महिलाओं को संभालना जरूरी है, यानी कि वह उन्हें घर पर छोड़ के काम पर नहीं आ सकती हैं, उन्हें साथ में ही रखना होगा। तो ऐसी सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा क्रेच यानी कि बालवाड़ी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें महिलाएं कार्य के साथ ही साथ अपने बच्चों को भी रख सकती हैं। वहाँ पर ऐसे प्रबंध किए जाते हैं कि बच्चे भी आसानी से रह सकते हैं और वे अपना काम भी कर सकती हैं। तो कितनी महिलाएं कम से कम होनी चाहिए, तो 15, 10, 25 या 30। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि कम से कम 30 महिलाओं का होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की शैलें व जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण से 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो विकल्प 1 है विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं। विकल्प 2 है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प 3 है पूर्वी यूरोप में स्थित है। विकल्प 4 है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो जो पृथ्वी निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हुई शैलें हैं उन वे कहाँ पर पाई जा रही हैं, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं वह गूढ़ लिपि का अर्थ निकालते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो कौन सा उनके लिए कथन सही नहीं है। तो विकल्प 1 है भवनों, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना। विकल्प 2 है औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना। विकल्प 3 है जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढना। विकल्प 4 है लिखित सामग्रियों की जांच करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4 कि लिखित सामग्रियों की जांच करना उनके द्वारा शामिल नहीं होता है, क्योंकि हमें इतने पुराने इतिहास की कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती। और ये पुरातत्वविद है। ये कौन है, पुरातत्वविद है। ये खोद करके किसी भी चीज़ की खुदाई करके, चित्रों को पढ़ करके, पेंटिंगों को समझ करके, चिन्हों और लिपियों को समझ करके चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। कोई ऐसे लिखित प्रमाण पुस्तकें वगैरह उन्हें नहीं मिलती और ना ही ये उनकी जांच करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। अब यहाँ से आपका जो SST है उसका पेडागोजी पोर्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि। विकल्प 2 है चर्चा। विकल्प 3 है प्रयोग। विकल्प 4 है वर्णन। अब विकल्प आपको चुनने हैं कि ABC सही है, ACD सही है, AB सही है, AC और D सही है। तो सामाजिक विज्ञान में जब हम परियोजना बनाते हैं तो हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं गतिविधि का, हम ध्यान रखते हैं चर्चा का, हम ध्यान रखते हैं प्रयोग का, लेकिन वर्णन आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1 यानी कि A, B और C सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। CDP यदि आप नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर का भी CDP साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि वहाँ से ही आपको पेडागोजी बेहतरीन तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी, और वह पेडागोजी आपके फर्स्ट पेपर देन सेकंड पेपर में भी उतनी ही काम आएगी। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का जो उद्देश्य है, तो कथन 1 है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। कथन 2 है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। कथन 3 है विद्यार्थियों के श्रेणियों में विभाजित करना। कथन 4 है विद्यार्थियों को आंकना। तो नैदानिक मूल्यांकन में हम क्या क्या करते हैं। अब सही विकल्प चुनना है केवल। ABC सही है, दूसरा है BCD सही है, तीसरा है DC सही है, चौथा है AB सही है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि ए और बी सही है। यानी कि नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य होता है वह होता है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, ताकि जहाँ कमियाँ हैं उनको हम सुधार कर सकें। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में भी जानना कि ये कितना जानते हैं, तो अब मुझे जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वह किस लेवल से लेकर के चलना होगा। श्रेणी में विभाजित करना, कैटेगराइज करना, बांटना, मानकीकृत का प्रयोग करना, लेवल बिल्ला पट्टा देना, ये सारी चीज़ें क्या है, निगेटिव है। विद्यार्थियों को आंकना ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही विकल्प आपका ठीक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि यकीन मानिए यदि आज आप पेडागोजी को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप उतने ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सीडीपी का जो सेशन है उसे ज़रूर लीजिए, उससे आपको ईवीएस में भी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको एसएसटी में भी हेल्प मिलेगी। आपको सभी जितने भी पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं सभी में हेल्प मिलने वाली है। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, यानी बच्चों से कहती है कि चलिए आप अपने नियम बनाइए, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन करने की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें, यानी कि डेली इसका उपयोग कर सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो ये जो पूरी एक्टिविटीज करवाई गई है एक शिक्षिका के द्वारा, तो इसे हम किस रूप में ले सकते हैं। विकल्प 1 है विविधता के रूप में, विकल्प 2 है हास्याकरण के रूप में, विकल्प 3 है प्रजातंत्र के रूप में, विकल्प 4 है बाजार के रूप में। तो हम इस पूरी एक्टिविटीज को किस रूप में एक शब्द में बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि प्रजातंत्र। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के विचारों को लिया गया है, सभी को समाहित करके एक रूल चार्ट चिपकाया गया है जिसको सभी बच्चे शामिल होकर के क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही प्रजातंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तो बच्चों ने खुद से नियम बनाए और खुद ही वह उन्हें स्वेच्छा से मान भी रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र को दर्शा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 64 में कहा गया है कि अभिकथन है आपके सामने और तर्क है। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध प्रकार से या मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, यानी सामाजिक विज्ञान ने अपने क्रमबद्ध और वस्तुगत जो भी मार्ग है उनसे निपटने के लिए अपनी खुद की विधियां विकसित की हैं। तर्क है ऐसा उसने क्यों किया है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अब आपको उत्तर का चयन करना है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन 2 है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है केवल ए सही है। चौथा है केवल आर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सामाजिक विज्ञान ने अपनी जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए अपनी खुद की स्वयं की अलग विधियां विकसित की हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो लोकप्रिय भावनाएं हैं उनके दबाव से जो तथ्य हैं उनका अवलोकन करना क्या है, विश्लेषण करना थोड़ा कठिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर, और जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। कथन 1 है लोग समान और स्वतंत्र हैं। कथन 2 है लोग धनी और समृद्ध होते हैं। कथन 3 है लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। तीसरा है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत होती है। तो लोकतंत्र, आप भी एक लोकतंत्र देश में हैं, एक नागरिक हैं, तो आप किस तरीके से इस समस्या को हल करेंगे। तो चयन कीजिए कि विकल्प ए और बी सही है, विकल्प ए बी सी सही है, विकल्प बी सी डी सही है या विकल्प ए डी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका कि राइट हो जाएगा आपका सी जो है, सॉरी बी जो है ये आपका उसमें नहीं दिया जाएगा विकल्प में। तो ए सी और डी देना चाहिए और इस प्रकार का आपका कोई विकल्प नहीं है। तो जो आयोग के द्वारा इसमें राइट आंसर माना गया वह जेड के रूप में आपका आंसर दिया गया, यानी कि आल। क्या दिया गया है, आल, और उसने इसमें सभी को उत्तर में नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह आपका सभी कथन सही बताए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए सेशन को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ करके जाइए, प्रश्न अधिक है लेकिन मैं एक पूरा जो आपका एसएसटी का पेपर है वो एक साथ सॉल्व करवा रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसको अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सभी प्रश्न एक साथ प्रैक्टिस हो सके। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपके मस्तिष्क का जो
चीज़ें हैं जिससे आप समझ पा रहे हैं, संज्ञान है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कथन 1 है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। कथन 2 है, इतिहास की विधियाँ ए यानी कि विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। तो किस किस कथन में आपको विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकना पड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है, विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। अगला है, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों का पर समीक्षा लिखिए। चौथा है आपके सामने कि भरूड क्या है, किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है, भरूड के बारे में पूछा गया है। तो अब कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन कौन से ऐसे कथन हैं जिसमें आपको संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकना पड़ रहा है। विकल्प आपको चयन करने हैं, केवल ए बी सी डी सही है, केवल बी सी डी ई सही है, केवल ए बी डी सही है, केवल सी ई सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि केवल ए और बी डी सही हैं। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जो धरोहर संबंधी परियोजनाएं हैं उनको क्या किया गया है, उपार्जित किया गया है, संपादित किया गया है। ये भी एक आपका विश्लेषणात्मक पक्ष वाला प्रश्न है, उसको आंकता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं बी की, कि विज्ञान हो गया, कला हो गया, इसमें जो अध्ययन और शोध की जो सहायक चीज़ें हैं, विधियाँ हैं, इन पे भी हमें विश्लेषणात्मक पक्ष पर ध्यान देना होगा। वहीं अगर डी की बात करें कि आपके द्वारा 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए, तो समीक्षा लिखने में ही आपके आलोचनात्मक जो है इनका चिंतन का आप प्रयोग करेंगे, अच्छे और बुरे दोनों विचारों को शामिल करेंगे, तो इसमें भी आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रयोग होगा। बल्कि क्षेत्रीय बोलियों में प्रसारित किया गया, इसका कोई एक उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा कि कितनी बोलियों में प्रसारित किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा 5 बोलियों में। इसमें कोई आपको बुद्धि में संघर्ष नहीं करना है, कोई तर्क नहीं लगाना, कोई रचनात्मक आपको उत्तर नहीं देना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा किया गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे उत्तर नहीं देना। बस एक रटा रटाया सीधा बंधा बनाया उत्तर देना है। भरूड क्या है, किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बताना है। तो इनके क्या हो जाएंगे, बंधे बताए रटे रटाए उत्तर हो जाएंगे। किसके, तो सी और ई के। बल्कि ए बी और डी में आपके कैसे उत्तर होंगे, रचनात्मक प्रकार के उत्तर होंगे। इसमें आपको दिमाग लगाना होगा और अलग अलग उत्तर निकाल करके बताने होंगे, कई पक्षों पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, और 67 में आपके सामने कहा गया है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको विकल्प भी दिख सकें। निम्नलिखित में से विकल्प निष्पक्ष सुनाई के मूलभूत तत्व हैं। तो आप कोर्ट में चलिए और वहीं पर अपना सॉल्व कीजिए। कथन 1 है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। तीसरा है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। जिरह यानी कि बहस भी कह सकते हैं। चौथा है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा किए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। यानी कि जो वकील कथन करते हैं उनके आधार पर न्यायाधीश फैसला करते हैं। अब सही विकल्प आपको चुनना है कि ए बी सी डी सभी सही हैं। दूसरा है ए बी सी सही है। तीसरा है ए बी डी सही है। चौथा है बी सी डी सही है। तो अब आपको अदालत के बारे में कौन से कथन सही हैं वह बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए बी और डी सही हैं। यानी जो मुकदमा है वह सबके सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। साथ ही साथ आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष, जो भी अभियोजन लगाने वाला है, उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को भी दी जाती है। यानी कि आपको भी पूरा हक है कि आप अपने खिलाफ हो रही सभी कार्यवाही के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगला आपका सही हो जाएगा डी, यानी कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जाता है। ये कथन आपका कैसा है, गलत है। बाकी के ए बी डी आपके तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। यानी कि चिकित्सक को उन्हीं दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो क्या कहलाती हैं। विकल्प 1 आनुवांशिक दवाइयाँ हैं, विकल्प 2 वैश्विक ब्रांड की दवाइयाँ हैं, विकल्प 3 जेनेरिक दवाइयाँ हैं, विकल्प 4 है प्राचीन उपचार हैं। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक चिकित्सक को उन्हीं दवाइयों को अपनाना चाहिए जो कैसी हैं, तो जो आपकी जेनेरिक दवाइयाँ हैं। कैसी हैं, जेनेरिक दवाइयाँ हैं। यहाँ पर आपका विकल्प संख्या 3 पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। देखिए, प्राचीन उपचार अब काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी हो चुकी है, नए एटमॉस्फेयर के कारण हैबिचुअल हो चुकी है उन्हीं चीज़ों की। तो अब प्राचीन दवाइयाँ हमारे काम आने वाली
नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 69 नंबर, और 69 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और ये होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। विकल्प यानी कि कथन दूसरा है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो कथन एक और दो यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। दूसरा है ए बी दोनों असत्य हैं। तीसरा है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। चौथा है ए सत्य है किंतु बी असत्य है किंतु बी सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि ए असत्य है किंतु बी सत्य है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ये कथन आपका कैसा है? गलत है। देखिए प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अगर इनकी बात की जाए तो यथार्थ में ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोई किसी से श्रेष्ठ या कमतर नहीं है। और कथन अगर हम दो की बात करें तो जो सामाजिक विज्ञान है वह सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। और यह स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए भी आवश्यक है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो आप समन्वय नहीं बिठा पाएंगे। विश्व के समाज में क्या आप अपने आसपास के भी समाज में समन्वय नहीं बिठा पाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो आप भेदभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो किन कथनों को आप उपयोगी समझेंगे? कथन एक है अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? कथन दो है मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा कब हुई? कथन तीन है बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत क्या था? विकल्प चार है एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या आपकी सही हो जाएगी पूरी तरीके से 3, यानी कि किस प्रकार बी आर अम्बेडकर जब भारत लौटे तो उन्हें स्थान अपने रहने के लिए नहीं मिला, क्यों? क्योंकि अछूत होने के कारण। वहीं अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख की लिपि क्या है तो ये ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं और मुख्यतः इनके लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा ये आपका वैसे तो मानवाधिकार आयोग का गठन ही 1948 में हुआ था और 93 में ये उत्तर प्रदेश में ही लागू हो गया था। तो ये आपके कैसे सटीक चुने हुए अंतर, इनमें कोई भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा है। कपड़े धोते हुए महिला को दिखाना ये आपका रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता है, यानी कि लड़कियां सिर्फ यही काम करती हैं। बल्कि तीसरा आपका विकल्प पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि आंकलन का संकेतक और योग्यताएं तथा क्षमताएं। तो चर्चा कहाँ पर हो रही है? अवलोकन किस कथन में हो रहा है? नियामक सरोकार किससे है? और स्पष्टीकरण कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको जो चुनना है अपना सही विकल्प, तो पहला हम अगर देखें चर्चा, तो चर्चा कहाँ पर हो रही है? भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं, तार्किक संबंध चर्चा में नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्णन चित्र, राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि सुनना किसी बात को फिर अपनी राय देना और दूसरों से उसके बारे में पता लगाना। ये चीज़ क्या है? आपकी कन्वर्सेशन है, बातचीत है, चर्चा है। तो अब आपका ए का चौथा कहाँ कहाँ पर दिया गया है? तो सिर्फ आपका विकल्प चौथा कटेगा, बाकी तीनों में आपके ए का चौथा ही दिया गया है, यानी आपको आगे के भी मिलाने होंगे। फिर अगर हम अवलोकन की बात करें तो अवलोकन हम किस प्रकार करते हैं? अवलोकन हम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वर्णन करते हैं, फिर चित्र देखते हैं, पठन और आरेखण बनाते हैं कि किस चीज़ में कितनी प्रगति हुई है, कितनी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। यह हमारा अवलोकन के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट बनाना, कार्ड बनाना, ये सभी क्या आएगा? अवलोकन के अंतर्गत। तो यह आपका तीसरा हो जाएगा। तो ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा आपका विकल्प संख्या 1 और 3 दोनों में दिया गया, यानी हमें और आगे मिलाना होगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, हम नियामक सरोकार की बात करते हैं तो ये आपका मिल जाएगा किस से? प्रश्न संख्या 1 से, यानी कि भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशील, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। ये क्या है? नियामक सरोकार, यानी किसी चीज़ से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको समझ रहे हैं, तो ये हमारा सारोकार बिठाना, मतलब मिलना जुलना। और स्पष्टीकरण अब आपका क्या हो जाएगा? चौथे से मिल जाएगा, यानी कि तार्किक संबंध बताता है। किसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं तो तर्क के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, अच्छा ऐसा इसलिए है, विज्ञान के द्वारा इसे सिद्ध किया गया है। तो ये चीज़ें हमारे स्पष्टीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, चर्चा में सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना, अवलोकन में रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग शब्द को याद रखिए, अवलोकन हमेशा आपका सही हो जाएगा। नियामक में आपके जब किसी चीज़ से, संभावना से, क्षेत्र से, समस्या से आप सामने आमने होकर के मिल रहे हैं। स्पष्टीकरण में आप तर्क का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि
लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है। तो ये जो वह क्या कर रही है कि सुबह 5 बजे चाय बेचने के बाद वह कपड़े भी धो रही है, पानी भी ला रही है, खाना भी बना रही है, साफ सफाई भी कर रही है, फिर दुकान के लिए सामान लेकर के आ रही है। तो इतना सारा जो वह काम कर रही है, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? देखभाल कार्य कर रही है। विकल्प 2 है दोहरा बोझ उठा रही है। तीसरा है गृह कार्य कर रही है। चौथा है भुगतान कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2। सही क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 2 आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि वह बाहर का भी काम देख रही है, घर का भी काम देख रही है, वह दोहरा बोझ उठा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर का कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन हो रहा है और उसमें शिक्षक महत्वपूर्ण है, तो क्यों है? कथन एक है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। कथन 2 है पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। केवल शब्द आपका निगेटिव होता है, आपको ईवीएस सीडीपी सभी में बताया गया है, तो आपका यहाँ पर भी गलत हो ही जाएगा। अगला है केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करना। तो केवल लगा है और कोई समय श्रम की बचत करने के लिए अध्यापक नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उन्हें शामिल किया जाता है, भागीदार बनाया जाता है। विकल्प आपको चुनने होंगे, केवल ए सही है, केवल ए डी सही है, केवल ए पी सी सही है, केवल ए और बी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका विकल्प संख्या 1 यानी कि केवल एक सही है। यानी कि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षकों के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करना। यहाँ पर यदि ये लिखा होता कि बालकों के स्तर के अनुरूप परिवर्तन करना, तो ये विकल्प आपका 1000% सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? शिक्षक के अनुभव इस्तेमाल करके हम शिक्षकों के लिए ही परिवर्तन कर रहे हैं। अरे हमें भैया बच्चों के लिए परिवर्तन करना है, उनका मूल्यांकन करना है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। अभिकथन है कि विद्यार्थियों को एक कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। तर्क है आपका क्योंकि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। कथन है आपके सामने ए आर दोनों सही है, आर ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, जो अपनी बात को कहने में झिझकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो भी जब उन्हें माहौल मिलेगा सभी पूछेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, आप भी बेटा पूछो, तो वो भी जब पूछेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर की शर्म और झिझक कम होती चली जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर और क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सभी आधारभूत मूल्य, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कथन है ए आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और चौथा है ए तथा आर दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नैतिक मूल्य पढ़ाए जाने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाएं ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर और जिसमें कहा गया है कि कक्षा की दीवारों पर भारतीय संविधान के उद्घृत मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः यक्ष के द्वारा सिखाया जाता है। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। वहीं अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद का में कौन से आ जाएंगे? मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद 4
का के अंदर इनका वर्णन किया गया है, जो कि कुल 11 प्रकार के हैं, जिसमें जो 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का जोड़ा गया है। बाकी पूर्व में आपके ये कितने थे, तो 10 ही थे। तो इनको आपकी दीवार में लिख दिया गया है। इससे क्या होगा, यह बच्चों को क्या सिखाएगा, तो विकल्प 1 है अवलोकन, विकल्प 2 है कल्पना, विकल्प 3 है याद करना, विकल्प 4 है तर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या 1 यानी कि अवलोकन। बच्चे इसको देखेंगे, अपने दिमाग में उतारेंगे, धीरे धीरे इन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे और देखते सुनते बोलते इनको धीरे धीरे वह अपने दिमाग में सेट भी कर लेंगे। लेकिन याद करना इसमें सही नहीं होगा। भले ही उनको याद कराना है, लेकिन उन्हें रटाना नहीं है, उनको अवलोकन कराना है, मतलब देखना है, समझना है, उसके बाद धीरे धीरे वे स्वाधारण कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर और प्रश्न है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। जिसमें क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, प्रमाणिक तौर पर वास्तविक दुनिया में क्या क्या समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए वे ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। इसलिए हम उनमें क्या करेंगे, विकल्प 1 है समालोचनात्मक कौशल का विकास करेंगे, विकल्प 2 है विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार करेंगे, विकल्प 3 है रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि करेंगे, विकल्प 4 है सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देंगे। तो हम बच्चों को वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किए जाने वाले प्रमाणिक परियोजना कार्यों को जब देंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे बच्चों में समालोचनात्मक सोच और कौशल का विकास होगा। तो विकल्प संख्या 1 आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। 78 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, एक अच्छी तरीके से तैयार किया गया पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो ही जान लीजिएगा। तो यह एक वह पत्र है, वह विवरण है जिसमें बच्चे के सभी यानी कि पूर्व आधारित ज्ञान क्या है, बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वह क्या है, बच्चे की रुचियाँ क्या है, बच्चे का प्रदर्शन कैसा है, बच्चे के कौशल कैसे हैं, बच्चा क्या क्या चीज़ें नहीं जानता है, बच्चे किन चीज़ों में बेहतर हैं, ये सभी चीज़ें क्या की जाती हैं, नोट डाउन की जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उसका वार्षिक जो विवरण होता है, परीक्षा के अंक होते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो कह सकते हैं बच्चे का पूरा जो उसका रूपरेखा है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत मिल जाता है। तो अगर सामाजिक विज्ञान में आपको अच्छी तरीके से इसे तैयार करना है तो जो आपका कथन 1 है उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए पोर्टफोलियो। दूसरा है कथन कि विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। तीसरा है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों के कार्यों को लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, जो यानी कि विद्यार्थी लंबे समय से कार्य करते चले आ रहे हैं उनका संग्रह होना चाहिए। तो कथन आपको चुनने हैं कि ABC सही है, BCD सही है, तीसरा है ACD सही है, चौथा है ABD सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि A, B और D सही है। यानी कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ उनके नियमित कार्यों और गतिविधियों को भी दर्शाना चाहिए कि बच्चा प्रतिदिन क्या कार्य कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये भी चीज़ें उसमें दर्शाई होनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कार्ड बनाने पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे सीख सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि उसके रिपोर्ट कार्ड पर कि कितने नंबर आए हैं, कितने नहीं आए हैं। चौथा है विद्यार्थियों के कार्यों के लंबे समय का एक संग्रह होना चाहिए, ताकि हम जब उसे दूसरे स्कूल में भेजते हैं तो हम उसका पोर्टफोलियो भी उनके अध्यापकों को सौंप देते हैं, ताकि नए विद्यालय में उसको समायोजित होने में दिक्कत ना हो। तो कथन A, B और D आपका सही दिए गए हैं। 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प 1 है खोजबीन पूछताछ विधि का प्रयोग करेंगे, विकल्प 2 है सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, विकल्प 3 है परियोजना विधि का प्रयोग करेंगे या विकल्प 4 है समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे। तो 79 क्वेश्चन में आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या 2 यानी कि हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वे मेथड, हम एक सर्वे करेंगे कि वाकई में भूकंप से या बाढ़ से कितने लोग पीड़ित हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 80। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो। यानी कि बच्चे अलग अलग क्षेत्र समूह में यानी छोटे छोटे समूह में होकर के अपना कार्य कर रहे हैं और उनका हमें मूल्यांकन भी करना है और अलग अलग करना है। तो इसमें आप किस विधि को सबसे उपयुक्त मानेंगे, रूब्रिक्स को मानेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न को, मौखिक प्रस्तुतिकरण को या पोर्टफोलियो को। विकल्प आपको चुनने हैं कि A और B को चुनेंगे, B और C सही है, तीसरा है C और
डी सही है, चौथा है ए और डी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या, यहाँ पर 1 भी आपकी सही है और 4 भी सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है, लेकिन ऐसा विकल्प आपका कोई भी नहीं दिया गया है। तो आयोग की तरफ से आपका उत्तर इसमें कथन 1 को भी माना गया और 4 को भी माना गया, यानी कि माना नहीं गया किसको, तो सी को नहीं माना गया। बाकी आपके रूब्रिक्स भी सही होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न भी सही होंगे, साथ ही साथ पोर्टफोलियो भी सही होगा। तो यहाँ पर आप में 1 लगाते हैं तो भी आपका सही है, 4 लगाया है तो भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो समानता का अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 14 से 18 तक लेकर के अधिकार हमें समानता का दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के भाग 1 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जो कि 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जिसमें 14 से 18 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो उसमें कौन सा इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। विकल्प 1 है आपके सामने, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, यानी किसी व्यक्ति के साथ हम थोड़ा सा विशेष व्यवहार कर रहे हैं ताकि वह अन्य लोगों के समान आ सकें। यह हमारी समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं कर रहा है। अगला है जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। तीसरा है भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। चौथा है राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कथन है जो बता रहा है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो 3 आपके उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पहला आपका उल्लंघन नहीं कर रहा है। देखिए, मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं उनको नौकरी देंगे, भाई भतीजा बात करेंगे, ये सभी क्या है, समानता नहीं दर्शा रहे हैं। लेकिन जो विकल्प 1 है वह आपका समानता दर्शा रहा है। जैसे कि 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि विशेष जाति मूल जाति वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है आगे के आर्टिकल में कि यदि कोई ऐसे विशेष पिछड़े वर्ग से आता है जो पहले बहुत ही लंबे समय तक प्रताड़ित होता रहा है, तो उसको समान अवसर पर लाने के लिए कुछ छूट देना आवश्यक है। वही 16(3) अनुच्छेद के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यानी कि इकोनॉमिक वीकल सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण की भी बात की गई। जबकि ये कहा जाता है कि लोक नियोजन में समानता 16 के अंदर कहा गया है, अनुच्छेद 16 के अंदर, कि लोक नियोजन अवसर के प्रति समानता, यानी नौकरी में सभी बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष छूट दी गई है क्योंकि वह कुछ पिछड़े लोगों को बराबर लाना चाहते हैं। तो 81 नंबर आपका जो है उसका विकल्प 1 ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या है 82, और जिसमें कहा गया है कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करने वाले प्रश्न कौन से होंगे। तो कथन है शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। यमुना यानी यमुना नदी की क्या भूमिका रही। दूसरा है प्रेस वार्ता का प्रायोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है, ये आपको बताना है। तीसरा है निदर्शी उदाहरणों के द्वारा या निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। चौथा है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, इसकी व्याख्या कीजिए। चौथा है जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का मुख्य घटक है, चर्चा करें। तो कौन से ऐसे कथन होंगे जिनमें आलोचनात्मक कौशल विकसित हो रहा होगा। विकल्प है 1 कि ए बी सी डी सही है, दूसरा है बी सी डी और ई सही है, चौथा है ए बी डी और ई सही है, चौथा है ए बी सी डी ई सही है। तो आपका जो कथन यहाँ पर सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए बी डी और सी ई सही है। और सही कौन सा नहीं है, तो सी आपका सही नहीं, क्योंकि इसमें अंतर बताने, इसमें कोई आपका आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं हो रहा है। तो आपका ए बी और डी और ई चारों ही सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण भारत की एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, भूमि नहीं है उनके पास, लेकिन वे फिर भी क्या कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। इसका मतलब है कि वे दूसरों के खेतों में जाकर के क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ धन मिल रहा है। तो यह किस प्रकार के किसान हैं। विकल्प 1 है सीमांत है, कथन 1 है सीमांत है, दूसरा है प्रवासी श्रमिक मजदूर है, तीसरा है कृषि मजदूर है, चौथा है छोटे किसान है। अब आपको चयन करना है कि इसमें केवल ए और बी सही है।
दूसरा है बी सी सही है, तीसरा है ए बी सी सही है, चौथा है बी सी डी सही है। तो सेकंड पेपर में आपको इसी प्रकार कथन और निष्कर्ष भरे पड़े मिलने वाले हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है तो तीनों में से किसी उसको चुनिए जिसे आप बेहतर तरीके से जान रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि केवल ए, बी और सी सही है। यानी कि इन्हें सीमांत किसान कहेंगे, प्रवासी श्रमिक मजदूर जो कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, जिसके कारण इनके पास स्थायी कृषि तो नहीं है लेकिन यह कृषि कार्य में ही लगे रहते हैं। इन्हें कृषि मजदूर भी कहेंगे, लेकिन इन्हें छोटे किसान इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनके पास अपनी खुद की स्थायी भूमि नहीं है। ना ही ये छोटे ना ही बड़े, किसी भी प्रकार से किसान नहीं कहे जाएंगे छोटे किसान, क्योंकि इनके पास अपनी स्थायी भूमि नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए हैं, जो कि हमारी प्रस्तावना में भी हैं, और ये लिए गए हैं अमेरिका की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से या मैग्ना कार्टा से। तो याद रखेंगे कि इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या, फ्रांसीसी क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो विचार है ये हमारी फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसने कई देशों से कई चीज़ें ली हैं जो कि वहाँ की बेहतरीन चीज़ें थी, उन्हें लेकर के हमने अपने संविधान में शामिल किया है। अमेरिका के संविधान से यदि पूछा जाए तो क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। साथ ही साथ आपके जो रूस की क्रांति से है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली आपकी कनाडा से ली गई है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 85 नंबर, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, यानी लिंग के प्रति कैसे हैं, तटस्थ हैं। कथन है आपका जो लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, ये आपके लिंग तटस्थता का उदाहरण है। दूसरा है लड़कों के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, समूह द्वारा, यानी जो लड़कों का समूह है वार्षिकोत्सव में मदद कर रहा है। तीसरा है लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। चौथा है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो कौन कौन से कथन आपके लिंग तटस्थता के उदाहरण को दर्शा रहे हैं? विकल्प आपका है ए तथा बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, और चौथा है बी और डी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि बी और डी हमारा लिंग तटस्थता को दर्शा रहे हैं। देखिए, जो लड़कियों का समूह रंगोली बना रहा है ये नहीं बल्कि क्या हो जाएगा कि लड़कों द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, तो बी आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा कि लड़कों द्वारा अतिथियों को जलपान कराना। ये काम कौन कर रहे हैं? लड़के कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लड़कों के लिए ही बनाएंगे। तो ये क्या है? लिंग की तटस्थता को दर्शा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है, यानी कि सीधे से पूछा जा रहा है आपसे कि जो आदिवासी समुदाय है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाएगा? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो हम सभी जानते हैं कि जो आदिवासी जनजातीय समूह है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भारत में। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? अधिकतर जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि कथन और निष्कर्ष के रूप में कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियां हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सूत काटना हो गया, आपके इसके साथ ही साथ कुछ घरेलू डलिया बनाना हो गया, चटाई बीनना हो गया, इससे क्या होगा कि ग्रामीण शहरी पलायन को कम करेगा। जो गांव से लोग भाग भाग कर काम की तलाश में शहरों में जा रहे हैं, यदि उन्हें गांव में ही कुछ कृषि से अन्यत्र काम मिल जाएंगे, जो कृषि के नहीं होंगे लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग यदि उनको मिल जाएंगे, तो वे शहरों की ओर पलायन करना कम कर देंगे। कारण क्या है? एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, जबकि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। यानी कि जब कृषि का एक ऐसा आता है साल भर में टाइम कि जब खेतों में अधिक काम नहीं होता है, उस समय सभी क्या सोचते हैं कि चलो अब शहर चलते हैं और 2-3 महीने शहर में कुछ कमाई करके वापस अपने गांव लौट आएंगे। तो ऐसा यदि किया जाए कि उनको कृषि के अन्यत्र कार्य प्रदान किए जाएं, तो वे शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। अब आपको कथन बताना है कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि ए आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। 88 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही हैं, और निम्नलिखित में से किस समूह का निर्माण कौन तरीके से करना उचित होगा?
तो पहला है आपका विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार वे समूह को बनाएंगी। 30 विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे समूह में बांटना है तो क्या करेंगे, विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार बांटेंगे। दूसरा है आगे पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार बांटेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा में आए रैंक को घटते क्रम में लगाएंगे और फिर उन्हें बिठा लेंगे। उसके बाद विषम यादृच्छिक समूह जो कि खेल पर आधारित हो उस पर केंद्रित होकर के उनका विभाजन करेंगे, अलग अलग उनको बांटेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प संख्या 4, क्योंकि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, यानी कि एक कोई खेल रैंडमली करवाएंगे या किसी खेल पर आधारित हम ग्रुप को बांट देंगे कि ये खेल वाले इसमें रहेंगे, ये खेल वाले इसमें रहेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों में हीन भावनाएं नहीं आएंगी। बच्चों की सुविधा, अरे बच्चा कहेगा अरे नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, फिर बच्चा एकदम से कंफर्ट जोन में चला जाएगा, मुझे तो लेट के ही पढ़ना है, मुझे तो बैठ के कोई गतिविधि करनी ही नहीं है। तो विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखना है, बट इतना भी नहीं कि सिर्फ उनकी ही चीज़ों को ध्यान रखा जाए। आगे पीछे के क्रम में नहीं, नंबरों के क्रम में नहीं, इसमें हीन भावना आएगी। वहीं यादृच्छिक खेल पर आधारित होकर के इनका विभाजन करना सही होगा। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को, यानी कि अनेकता विविधता की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो अनेकता को दर्शा रहा है। तो विकल्प 1 है एकल विचारधारा की प्रमुखता। दूसरा है एकल विचारधारा की प्रमुखता होगी तो अनेकता कहाँ से आएगी, ये तो ऐसे ही कट जाना है। दूसरा है अनेक परिप्रेक्ष्यों में विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना। तीसरा है सामाजिक विज्ञान की कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, तो निष्कासन नहीं करना है। चौथा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में कठिन भाषा का उपयोग। कठिन भाषा क्यों ही प्रयोग करनी है, हमें उस भाषा का प्रयोग करना है जो बच्चे के परिवेश और वातावरण से संबंधित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 2, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करते हुए हमें पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है कि संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह यक्ष को भी निर्धारित करता है, यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम नागरिक कहते हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो ये किस चीज़ को निर्धारित कर रहा है। कथन 1 है कि लोगों और कंपनियों के बीच क्या संबंध है, इसको निर्धारित करता है, उन्हीं को नागरिक और नागरिक मानता है। दूसरा है पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तीसरा है लोगों और सरकारों के बीच में संबंध। तीसरा है पड़ोसी देशों और सरकारों के बीच में संबंध। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी लोगों और सरकार के बीच में क्या संबंध है कि वह एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं जिनके बीच में हम उन्हें क्या कह रहे हैं, नागरिक कह रहे हैं। संविधान कहता है कि भारत के हिस्से में रहने वाला, यानी कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ऐसा हमारा संविधान हमें बता रहा है, ना कि वह यह बता रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध है इसलिए हम नागरिक हैं, कंपनियों के साथ संबंध है इसलिए नागरिक हैं, पड़ोसी देश के बीच सरकार के बीच संबंध है इसलिए हम नागरिक हैं। नहीं, हम इसलिए नागरिक हैं क्योंकि हमारा और सरकार का संबंध है, हम एक ही संविधान पर चल रहे हैं। तो विकल्प संख्या 3 आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये आपके थे क्वेश्चन जो कि 31 से लेकर के 90 तक भाषा उसके एसएसटी के प्रश्न थे। आप कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर अगर 20 भी है ना तो बिना शर्माए बिना हिचके ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है, पहली क्लास है। यकीन मानिए धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपका स्कोर भी ग्रोथ करता चला जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो बड़ा लगता है, क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन में 30-30 क्वेश्चन ही लेकर के आऊँगी। आप जैसा बताएंगे वैसा ही आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की भी सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।